हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आज हम हमारा फिजिक्स का तीसरा लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं, 14th चैप्टर का थर्ड लेक्चर। तो पहले दो लेक्चर्स में हमने क्या पढ़ा अब तक? पहले दो लेक्चर्स में सबसे पहले हमने पढ़ा कि पदार्थ जो होते हैं वो तीन भागों में बांटे हमने। एक होते हैं चालक, एक होते हैं कुचालक, और एक इन दोनों के मध्य की प्रकृति प्रदर्शित करते हैं, वो होते हैं अर्धचालक। तो तीन प्रकार के चालक पदार्थ पढ़े हमने, चालक, अर्धचालक तथा कुचालक। चालक क्या होते हैं? जो आवेशों का प्रवाह होने देते हैं अपने अंदर से, या फिर जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और जो विद्युत धारा को प्रवाहित होने देते हैं, वो चालक होते हैं। इसके उदाहरण जैसे कि जितनी भी धातुएं हैं वो सब इसकी चालकता को प्रदर्शित करती है, चालक होते हैं। कुचालक क्या होते हैं? जो जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते या फिर जिनमें आवेश जो है वो गति नहीं करते, वो सब क्या होते हैं? कुचालक होते हैं। अर्धचालक क्या होते हैं? जो कि परम शून्य ताप यानी कि 0 डिग्री केल्विन पर तो कुचालक की तरह व्यवहार करते हैं, लेकिन तापमान बढ़ाने पर या फिर कमरे के ताप पर ये चालक की तरह व्यवहार करते हैं। तो ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं? अर्धचालक। अर्धचालक हमने अलग अलग प्रकार के पढ़े थे, जैसे कि जर्मेनियम, सिलिकन, जो कि हमारे तात्विक अर्धचालक थे। और उसके बाद हमने जो अर्धचालक पढ़े थे वो यौगिक अर्धचालक। यौगिक अर्धचालक में हमारे पास यौगिक अर्धचालक में जैसे CDS था, गैलियम आर्सेनाइड था, CDSE था, इंडियम फॉस्फेट था। उसके अलावा कार्बनिक अर्धचालकों में एंथ्रासीन, मादे थैलियोसानीस, और कार्बनिक बहुलकों में पॉलीपायरोल या फिर पॉलीएनिलीन, ये हमारे अर्धचालक थे। उसके बाद अर्धचालकों में जो धारा प्रवाहित होती है वो किस तरह से धारा प्रवाहित होती है, इसके बारे में हमने पढ़ा था कि जब एक सिलिकन है, सिलिकन का परमाणु क्रमांक 14 होता है और उसके बाह्यतम कोश में बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो 4 इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? आसपास 4 सिलिकन के साथ जुड़ जाते हैं और सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन। तो सामान्य ताप पर तो सारे जो इलेक्ट्रॉन है वो सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े होते हैं, लेकिन जैसे तापमान बढ़ता है तो सहसंयोजक बंध टूट जाते हैं और इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाते हैं और विद्युत धारा का प्रवाह होने लगता है। ये हमने पढ़ा। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा? उसके बाद हमने पढ़ा ऊर्जा बैंड के बारे में। तो ऊर्जा बैंड क्या है? थोड़ा टिपिकल, थोड़ा टफ पड़ता है। ऊर्जा बैंड नई चीज़ है क्योंकि 12वीं के बच्चों के लिए। तो ऊर्जा बैंड को हम एक बार फिर से पढ़ेंगे। हमने पहले लेक्चर में भी ऊर्जा बैंड के बारे में बात की थी, सेकंड लेक्चर में भी मैंने दोबारा फिर से समझाया, और अभी मैं फिर से समझाता हूँ ऊर्जा बैंड होते क्या हैं असल में। तो नॉर्मल जो भी परमाणु होता है, अगर कोई अकेला सिंगल एटम लें, अगर एक अकेला विलगित, विलगित का मतलब जो अलग है, पदार्थ में नहीं हो, जिसको हमें अलग कर लिया हो, वो विलगित परमाणु है मान लेते हैं। ये क्या है? इसका नाभिक। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, यानी कि नाभिक के पास धनावेश है। अब इसके चारों तरफ क्या कर रहे हैं? इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। इसके चारों तरफ क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन की कक्षाएं हैं और वह चक्कर लगा रही हैं। इस तरह से अलग अलग कक्षाएं, उनमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। अब क्या होता है कि एक अकेला इलेक्ट्रॉन है तो उसकी कक्षाएं जो होती है वो वृत्ताकार होती है, उस पर नील्स बोर का जो नियम है वो लागू होता है, और दीर्घ वृत्ताकार कक्षाएं होती है जिनमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। चक्कर लगाते हुए इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्षयित नहीं होती, एक कक्षक से दूसरे कक्षक में जा सकता है, उसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, ये सब चीज़ें हमने नील्स बोर के परमाणु के मॉडल में पढ़ी थी। अब क्या होता है कि कोई पदार्थ जो होता है उसके अंदर बहुत सारे परमाणु होते हैं। वो बहुत सारे परमाणु एक दूसरे के बिल्कुल पास पास होते हैं। तो पास पास होने से क्या होते हैं? उनके जो कक्षक होते हैं वो कक्षक आपस में मिल जाते हैं, और आपस में मिलके वो बनाते हैं ऊर्जा का बैंड, एनर्जी का बैंड। उसे हम एनर्जी बैंड बोलते हैं, ऊर्जा बैंड बोलते हैं। असल में क्या होता है, जैसे जो हमारा पहला कक्षक है 1s, तो जैसे मान लें हम सोडियम है हमारे पास। सोडियम में क्या होता है? 1s होता है, ठीक है। उसके बाद 2s होता है, उसके बाद 2p होता है। ये होता है, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके बाद? 11 होते हैं। और फिर 3s होता है। यही होता है सोडियम के पास। जैसे अगर Na की बात करें तो 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, 6 इलेक्ट्रॉन ये, और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 2 2 4 4 6 10, 10 और 1 11 इलेक्ट्रॉन है। तो नॉर्मल जो हमारे पास सोडियम है, एक परमाणु, सोडियम का एक परमाणु में उसके पास एक कक्षक 1s होगा, एक कक्षक 2s होगा, एक 2p होगा और एक 3s होगा। मान लेते हैं हम 2 कक्षक लिया, 2 परमाणु लिया है, तो 2 में कितने होंगे? 2 यहाँ पर होंगे, ठीक है। 2 आपस में मिल जाएंगे, इस तरह से 2 आपस में मिल जाएंगे, ये 2 आपस में मिल जाएंगे। मान लेते हैं हमने 3 परमाणु ले लिए, उसके 3 परमाणु के कक्षक इस तरह से हो जाएंगे, इस तरह से आगे बढ़ेंगे तो 3 इस तरह से हो जाएंगे, 1 2 3, 3 3 हो गए। यहाँ पे तो क्या है? यहाँ पे है हमारे पास एक एटम है, यहाँ पे 2 परमाणु है, यहाँ पे 3 परमाणु है।
इसी तरह से उसके अगर हम n परमाणु ले लें, बहुत सारे परमाणु ले लें, तो ये जो ऊर्जा के कक्षक हैं ये बिल्कुल एक दूसरे के इतने पास पास आ जाएंगे, जो बैंड बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? और ये जो कक्षक जो हैं इतने पास पास जो आ जाते हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं? इन्हें हम बैंड बोलते हैं। ठीक है, यानी कि किसी परमाणु में जो कक्षाएं हैं, जब अकेला परमाणु है तो उसकी कक्षाओं को हम कक्षा बोल रहे हैं, लेकिन जब वही परमाणु किसी पदार्थ के अंदर है तो उसके बहुत सारे परमाणु मिलकर क्या बना लेते हैं? एक बैंड बना लेते हैं। तो कक्षक ही क्या है? बैंड है। ये जो कक्षक है ये ही क्या है? बैंड है। कक्षक ही क्या है? बैंड है। अब इन बैंड को हम दो प्रकार में बांट सकते हैं। बैंड को हमने क्या करा? दो भागों में बांट दिया। अब इसके देखो, सहसंयोजकता इसकी कितनी होती है? एक होती है, यानी कि इसमें एक परमाणु बाहर अकेला खुला छूटा हुआ है, ये आगे अपने भाग लेगा रासायनिक अभिक्रियाओं में। तो ये क्या होता है? एक संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है। इस संयोजी इलेक्ट्रॉन का जो बैंड बनता है उसे हम बोलते हैं संयोजी बैंड। क्या बोलते हैं? संयोजी बैंड। और इसके ऊपर भी होगा कुछ ना कुछ। 3s के बाद में 3p आएगा ऊपर, तो 3p क्या है? इसका खाली पड़ा है पूरा। नॉर्मल इसका क्या है? 3p खाली पड़ा है। अब देखो, अब हम बात करें कि इस ऊर्जा बैंड के आधार पर चालक, कुचालक और अर्धचालकों को किस तरह से समझा सकते हैं। तो बात करें अगर हम चालकों की, तो चालकों में क्या होते हैं? चालकों में जो संयोजी बैंड होता है, चालकों में संयोजी बैंड जो होता है वो पूरा भरा हुआ नहीं होता। चालकों का संयोजी बैंड पूरा भरा हुआ नहीं होता। इससे क्या होता है भाई? संयोजी बैंड पूरा भरा हुआ नहीं होगा तो जैसे ये मान लेते हैं चालकों का संयोजी बैंड है, जैसे मान लेते हैं सोडियम का ही उदाहरण लें, तो सोडियम में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं भाई। 3s में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2, लेकिन है कितने हैं? 1। तो ये आधा ही भरा होगा भाई, इसका जो बैंड है वो आधा ही भरा होगा। अब क्योंकि 3s है तो 3s की ऊर्जा क्या होगी? n का मान कितना है? 3 है, तो ऊर्जा का मान कितना होगा? -13.6 n²/z²। अब n का मान तो 3 ही है, यानी कि यहाँ की ऊर्जा और यहाँ की ऊर्जा सब बराबर ही होंगी। अब ये एनर्जी अगर बराबर है तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक आराम से गति कर सकता है, यानी कि एक संयोजी बैंड में इलेक्ट्रॉन आराम से गति कर सकता है, उसमें इलेक्ट्रॉन की गति में कोई दिक्कत नहीं होगी। यानी कि जो धातुएं हैं उनके संयोजी जो बैंड है, उनके जो वैलेंस बैंड है वो क्या होते हैं? हाफ फिल्ड होते हैं, मतलब आधे भरे हुए होते हैं, या फिर खाली होते हैं। खाली होने से क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की गति हो सकती है। और इसीलिए हम क्या बोल देते हैं कि ये जो खाली बैंड है, ये जो खाली बैंड है, इसको हम बोल देते हैं कि ये किसका काम करेगा? यहाँ पर चालन बैंड का। और भरा हुआ बैंड क्या है हमारा? संयोजी बैंड। या फिर हम इस तरह से बोल सकते हैं ऊपर का जो बैंड है वो खाली है। ऊपर का बैंड क्या है हमारा? खाली है। तो यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन यहाँ आराम से जा सकते हैं। यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि इसकी और इसकी ऊर्जा के बीच में कोई अंतर नहीं है भाई। ये भी 3s ही है, ये भी 3s ही है, लेकिन ये क्या है? भरा हुआ है और ये खाली है। तो ये तो हो गया हमारा संयोजी बैंड और ये हो गया हमारा चालन बैंड। क्योंकि ऊर्जा समान है तो इनके बीच में ऊर्जा का अंतराल कितना है? उस ऊर्जा के अंतराल को हम बोलते हैं वर्जित ऊर्जा अंतराल। इंग्लिश में बोलते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप, वर्जित ऊर्जा अंतराल। अब जो चालक हैं, अब ये भी 3s है, इधर वाला भी 3s है, तो ऊर्जा का अंतर कितना हो जाएगा इन दोनों का? 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि ऊर्जा का अंतर ही नहीं है। इसकी भी -13.6 9 × 13.6 होगी, इसकी भी 9 × 13.6 है, तो ऊर्जा का कोई भी गैप नहीं है। तो आराम से इलेक्ट्रॉन जो है इधर से इधर, इधर से इधर गति कर सकता है संयोजी बैंड में ही। क्योंकि संयोजी बैंड आधा भरा हुआ है इसलिए हम उसको आधे को संयोजी बैंड बोल देते हैं, और जो खाली हिस्सा है उसको हम चालन बैंड बोल देते हैं। यहाँ पे तो हमारे लिए आसान है। लेकिन जैसे हम बात करें कुचालक की, तो कुचालकों में क्या होता है? ये जो संयोजी बैंड है, चालकों में कुचालकों में जो संयोजी बैंड है वो क्या होता है? वो पूरा भरा होता है, पूरा भरा हुआ होता है। यानी कि संयोजी बैंड में तो इलेक्ट्रॉन गति कर ही नहीं सकता, संयोजी बैंड में तो इलेक्ट्रॉन गति कर ही नहीं सकता क्योंकि ये पूरा भरा हुआ है। अब भरा हुआ है तो इलेक्ट्रॉन गति करने के लिए पूरा खाली चालन बैंड चाहिए होगा, तो अपने से ऊपर वाले बैंड को देखता है वो। अपने से ऊपर वाला जो बैंड है जिसमें एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है वो चालन बैंड है। लेकिन क्या होता है कि ये जो ऊपर वाला खाली चालन बैंड है उसकी और नीचे वाले संयोजी बैंड की जो ऊर्जा है, उस ऊर्जा का जो अंतर होता है वो होता है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेकर 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में। अब इतना ऊर्जा का इतना अंतर होता है तो जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ से कभी यहाँ जा ही नहीं पाता, और यहाँ से यहाँ जा नहीं पाता तो वो ऊर्जा मुक्त इलेक्ट्रॉन हो ही नहीं पाता, और मुक्त होकर वो गति नहीं कर पाते, जिससे क्या होता है? विद्युत का चालन नहीं करता। अब बात करें हम अर्धचालकों की। किसकी?
अर्धचालकों की, तो अर्धचालकों में ये जो संयोजी बैंड होते हैं ये चालन बैंड के पास में होते हैं। ये तो हमारा संयोजी बैंड, इसमें भी संयोजी बैंड पूरा भरा होता है, ऐसा नहीं है कि इसका संयोजी बैंड खाली होगा या कुछ, इसका भी संयोजी बैंड पूरा है। लेकिन ये जो अंतर है चालन में और संयोजी में वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास का ही होता है। अगर हम बात करें सिलिकॉन की, तो सिलिकॉन में होता है 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जर्मेनियम की बात करें तो 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतना ही अंतराल होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन आराम से ऊर्जा प्राप्त करके और ऊपर चला जाता है चालन बैंड में और गति करता है और विद्युत धारा का प्रवाह करता है। तो इस तरह से ऊर्जा बैंड होते हैं। तो ऊर्जा बैंड फिर से मैंने आज समझाया, ऊर्जा बैंड होते क्या है कि जो कक्षक हैं वो जब पास पास आते हैं तो ऊर्जा बैंड बना लेते हैं। कक्षक यानी कि परमाणु जो है, 2 परमाणु जब पास पास आएंगे तो पास पास आने से वो क्या बना लेंगे, अपने कक्षकों में बैंड बना लेंगे। अपनी एनर्जी मतलब अपनी एनर्जी को बांट देते हैं, बांट के और फिर दोबारा रिस्टोर करते हैं जिससे बैंड बन जाते हैं। वो बैंड जो है उनमें इलेक्ट्रॉन कहीं से भी कहीं, उस बैंड में पूरे में इलेक्ट्रॉन गति कर सकता है। अब संयोजी बाह्यतम कोश जो होता है उसको हम संयोजी कक्षक या संयोजकता कक्ष बोलते हैं। अब संयोजकता कक्ष के इलेक्ट्रॉन जो बैंड बनाएंगे उसे हम संयोजी बैंड बोल देते हैं। संयोजी बैंड चालकों में खाली होता है आधा, इसलिए इलेक्ट्रॉन आराम से खाली से भरे में गति कर सकते हैं और चालकता प्रदर्शित करते हैं, जिससे वर्जित ऊर्जा अंतराल इनका 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। कुछ चालकों में इसके चालन बैंड और संयोजी बैंड में ऊर्जा का जो अंतर होता है वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच का होता है, जिससे ये ऊर्जा प्राप्त नहीं करते इतनी और गति भी नहीं कर पाते और अपने पड़े रहते हैं अपने कक्षक में। वही बात करें अर्धचालकों की, तो अर्धचालकों में बैंड का जो डिफरेंस है, ऊर्जा का जो डिफरेंस है वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास ही होता है, जिससे ये आराम से गति कर लेते हैं। ठीक है, हम आगे की बात करते हैं आज। तो आज हम फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा, उसके बाद ये सब कुछ इतना पढ़ा, उसके बाद हमने पढ़ा कि जो हमारे जो SI और जर्मेनियम है, सिलिकॉन और जर्मेनियम है वो, ठीक है। तो अब ये अगर शुद्ध अवस्था में है, इनमें कोई अशुद्धि नहीं मिली हुई, तो उन्हें हम नेज अर्धचालक बोलते हैं। और इनमें अगर हम अशुद्धि मिला दें तो उन्हें बोलते हैं अपद्रव्य अर्धचालक। ये भी हमने कल पढ़ा था। अब अपद्रव्य जो है अपनी अशुद्धि के आधार पर 2 भागों में बांटे थे, P प्रकार के और N प्रकार के। यदि हम त्रिसंयोजी तत्व की, जिनकी संयोजकता 3 हो, ऐसे तत्वों की हम अशुद्धि मिलाएं, बोरोन, एल्यूमिनियम या फिर गैलियम की, इनकी अशुद्धि मिलाएं, तो वो अशुद्धि के दौरान क्या बनते हैं, होल बनते हैं। और होल क्योंकि पॉजिटिव होते हैं तो ऐसे अर्धचालकों को हम P टाइप के अर्धचालक बोलते हैं। और अगर हम पंच संयोजी तत्वों की अशुद्धि मिलाएं, जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस या फिर AS की, तो इस तरह के जो तत्व होते हैं क्योंकि ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन दान देते हैं, इलेक्ट्रॉन के पास ज़्यादा होता है, तो ये डोनर होते हैं और ये होते हैं हमारे एक्सेप्टर। यानी कि ये ग्राही अशुद्धियाँ होती है और ये दाता अशुद्धियाँ होती है। तो दाता अशुद्धियाँ N टाइप की तो अर्धचालक बनाते हैं, N टाइप के अर्धचालक बनाते हैं। इसके बारे में हमने कल पढ़ा था। फिर उसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं। अब अपना जो अगला टॉपिक है वो है PN संधि। हमारा जो अगला टॉपिक है वो है क्या है, PN संधि। तो क्या होती है भाई PN संधि, इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो हम पढ़ेंगे अब PN संधि क्या होती है। तो नाम से ही पता लग रहा है कि P और N को जब आपस में मिला देंगे तो इस प्रकार से जो संधि होगी उसे हम बोलते हैं PN संधि। तो इसकी परिभाषा क्या होगी कि जब, सब अपनी अपनी कॉपी में लिखो, कि जब P प्रकार के अर्धचालक को, 2 प्रकार के अर्धचालक है हमारे पास P और N, तो जब P प्रकार के अर्धचालक को N प्रकार के अर्धचालक से, N प्रकार के अर्धचालक से परमाणुवीय स्तर पर, ये जो लाइन है परमाणुवीय, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, परमाणुवीय स्तर पर इस प्रकार जोड़ दिया जाए, परमाणुवीय स्तर पर इस प्रकार जोड़ दिया जाए कि क्रिस्टल संरचना, जो क्रिस्टल बनेगा हमारा, उसकी संरचना यानी कि क्रिस्टल की संरचना सतत बनी रहे, सतत बनी रहे। तो संपर्क सतह, जो संपर्क सतह होगा, जहाँ पर संपर्क सतह, उसे हम क्या बोलते हैं, PN संधि कहलाती है। अभी हम चित्र बनाएंगे कैसे बनती है, कैसे नहीं बनती, इसका निर्माण किस तरह से होता है। तो इस तरह की जो सतह होगी उसे हम क्या बोलते हैं, PN संधि कहलाती है। और
इस प्रकार जो युक्ति बनेगी, पी और एन प्रकार के अर्धचालकों को मिलाने से जो युक्ति बनेगी, इस प्रकार बनी युक्ति पीएन संधि डायोड कहलाती है। पीएन संधि डायोड कहलाती है। तो क्या होगा कि जब पी प्रकार के अर्धचालकों को एन प्रकार के अर्धचालक से परमाणुीय स्तर पर इस प्रकार जोड़ दिया जाए कि क्रिस्टल संरचना सतत बनी रहे तो संपर्क सतह पीएन संधि कहलाती है। यानी कि पी प्रकार का अर्धचालक, ये पी प्रकार का अर्धचालक है, उसको एन प्रकार के अर्धचालक से हम जोड़ दें तो ये जो युक्ति बनी या फिर ये जो संधि बनी, यहाँ पे जुड़ेंगे, इस जगह से संधि होगी। भाई संधि का मतलब क्या होता है? योग होना, जुड़ना। तो ये जो संधि है इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम पीएन संधि बोलते हैं। और इस प्रकार जो युक्ति बनी पूरी, इसे हम बोलते हैं पीएन संधि डायोड। इंग्लिश में बोलते हैं इसे पीएन जंक्शन। संधि को हम क्या बोलते हैं? जंक्शन। तो पीएन जंक्शन डायोड या फिर पीएन संधि। असल में क्या होता है, जैसे वो दोबारा से एक बार फिर ध्यान दें कि पी प्रकार के जब अर्धचालक बनते हैं तो उसमें क्या मिलाते हैं? एल्यूमिनियम या फिर बोरोन। इनके पास तीन ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इनको 1 इलेक्ट्रॉन उधार लेना पड़ता है। इलेक्ट्रॉन उधार लेने से ये क्या हो जाते हैं? माइनस हो जाते हैं। भाई इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया इनके पास, तो इनके पास कौन सा आयन आ जाएगा? माइनस आयन। यानी कि जो पी प्रकार के अर्धचालक होते हैं उनमें कौन से आयन होते हैं? माइनस आयन होते हैं। अंदर आयन माइनस होते हैं। और आवेश वाहक जो होते हैं, इसमें जो आवेश का वहन करते हैं या फिर आवेश जो आवेश इसके अंदर उपस्थित होते हैं, वो आवेश कौन से होते हैं? होल, खाली जगह होते हैं। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी है, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन जो है उनकी संख्या कम होती है। इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है पी प्रकार के अर्धचालकों में? कम। यानी कि अल्पसंख्यक होते हैं। क्या होते हैं? अल्पसंख्यक आवेश वाहक होते हैं। कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन। और जो बहुसंख्यक आवेश वाहक होते हैं, बहुसंख्यक आवेश वाहक, वो क्या होते हैं? वो होल होते हैं। तो पी प्रकार के अर्धचालक में कौन से आयन बने होते हैं? ऋणायन बने हुए होते हैं। और साथ में उसमें होल होते हैं। बहुसंख्यक आवेश वाहक होल होते हैं और अल्पसंख्यक आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसी तरह बात करें अगर एन टाइप के अर्धचालकों की, तो एन वाले क्या होते हैं? दाता होते हैं। दाता अशुद्धि होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन का दान करते हैं, इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, यानी कि अपने अंदर से ऋणायन कम कर देते हैं। ऋणायन कम कर देंगे तो कौन से हो जाएंगे? ये प्लस बन जाएंगे। यानी कि जो एन प्रकार के अर्धचालक होते हैं उनमें जो आयन होते हैं वो धन आयन होते हैं, और वो क्या निकाल देते हैं अपने अंदर से? इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं। तो इसमें बहुसंख्यक आवेश वाहक क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। और अल्पसंख्यक क्या होते हैं? इसमें होल। पी प्रकार के अर्धचालक में अल्पसंख्यक आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन इसमें अल्पसंख्यक आवेश वाहक क्या होंगे? होल होंगे। बहुसंख्यक आवेश वाहक पी प्रकार के अर्धचालकों में होल होते हैं, लेकिन एन प्रकार के अर्धचालकों में क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन होंगे। तो बस ये चीज़ जो है हमें ये ध्यान रखनी है। और अब हम पीएन संधि के बारे में पढ़ेंगे कि पीएन संधि का निर्माण किस तरह से होता है। तो अब पीएन संधि का परिभाषा क्या है कि जब पी प्रकार के अर्धचालक को एन प्रकार के अर्धचालक से इस प्रकार जोड़ दिया जाए परमाणुीय स्तर पर। ऐसा नहीं है कि पी प्रकार का अर्धचालक लिया हमने कोई और फेविक्विक लाए और एन प्रकार के अर्धचालक से जोड़ दी और पीएन संधि बन गई। असल में क्या होता है, हमें परमाणुीय स्तर पर जोड़ना है। यानी कि पी प्रकार के जो सिलिकॉन है और एन प्रकार के जो सिलिकॉन है वो आपस में जुड़े हैं, परमाणुीय स्तर पर जुड़े हैं, तो बात बनेगी, तो जब संधि बनेगी हमारी। ऐसा नहीं है कि 2 फेविक्विक से जोड़ दिया, फेविकोल से जोड़ दिया या फिर फेविस्टिक से जोड़ दिए तो बन जाएंगे, ऐसा नहीं होता। अब ऐसे बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? परमाणुीय स्तर पर कैसे जोड़ेंगे? तो हम असल में क्या करते हैं, एक पूरा क्रिस्टल लेते हैं। जैसे हमने पूरा क्रिस्टल लिया सिलिकॉन का, ठीक है, मान लो हमने सिलिकॉन का पूरा एक क्रिस्टल लिया। अब इस सिलिकॉन के क्रिस्टल में क्या हम कर देते हैं, आधे में तो हमने मिला दी त्रिसंयोजी तत्व की अशुद्धि और आधे में मिला दी हमने पंच संयोजी तत्व की अशुद्धि। जिससे आधा तो क्या बन गया पी टाइप का अर्धचालक, आधा बन गया एन टाइप का अर्धचालक। तो हमें 2 अलग अलग सतहों को मिलाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। भाई परमाणु तो यहाँ आपस में मिले हुए हैं ही सही, परमाणु तो आपस में मिले हुए हैं ही सही, बस हमने क्या किया, आधे में पी टाइप की अशुद्धि मिला दी, आधे में एन टाइप की अशुद्धि मिला दी। इस प्रकार जो अर्धचालक बना या फिर इस प्रकार जो युक्ति बनी हमारी, उसे हम क्या बोलते थे, पीएन संधि डायोड। अब पीएन संधि जब डायोड होता है तो इसका निर्माण किस तरह से होता है, मतलब अंदर बनता क्या है, अंदर किस तरह की अभिक्रियाएं होती है, क्या होता है इसके अंदर, रासायनिक प्रक्रिया क्या होती है। तो अगला जो हमारा टॉपिक है वो है पीएन संधि निर्माण।
कंस्ट्रक्शन ऑफ पीएन जंक्शन। पीएन जंक्शन में असल में होता क्या है, तो देखो बात करते हैं पीएन जंक्शन में होता क्या है। तो मान लेते हैं कि हमारे पास इस तरह से ये पूरी पीएन मतलब पी, आधा पी टाइप का है और आधा एन टाइप का है। मतलब एक सिलिकॉन परमाणु था हमारे पास, सिलिकॉन का क्रिस्टल था, उस क्रिस्टल में हमने आधे हिस्से में तो पी टाइप की अशुद्धि मिला दी और आधे में एन टाइप की अशुद्धि मिला दी। अब जिस हिस्से में हमने पी टाइप की अशुद्धि मिलाई और एक हिस्से में हमने एन टाइप की अशुद्धि मिलाई, तो पी टाइप की अशुद्धि मिलाने से क्या होगा, आयन कौन से बनेंगे, ऋण आयन बनेंगे। तो इसमें यहाँ क्या बन गए, इसमें ऋण आयन बन गए, बहुत सारे ऋण आयन बन गए, बहुत सारे ऋण आयन बन गए। तो एक हिस्से में तो क्या बन गए, इसमें ऋण आयन बन गए। एन टाइप का अर्धचालक बनाया तो इस साइड में कौन से बन जाएंगे, धनायन बन जाएंगे, बहुत सारे धनायन बन जाएंगे। यहाँ हम बहुत सारे तो नहीं बना पाएंगे, जितने बनाए उतने काफ़ी। तो एक तरफ बने ऋणायन, एक तरफ बने धनायन। अब इधर जिधर ऋणायन बने वहाँ पे बहुसंख्यक आवेशवाहक क्या है हमारे पास, होल। तो यहाँ पर इसके साथ में क्या बनेंगे, होल भी बने। एक होल इसका बना, एक होल इसका, एक इसका, एक इसका, एक इसका, एक इसका, इनके भी होल बनेंगे। क्या बनेंगे, इनके भी होल बनेंगे। ठीक है, तो हमने होल को लाल कलर से दिखाया और इलेक्ट्रॉन जो बनाएंगे हम उसको नीले पेन से ही दिखाएंगे। लेकिन क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉन भी पाए जाएंगे, क्योंकि तापमान बढ़ेगा तो तापमान बढ़ने से सहसंयोजक बंध टूटेंगे, कुछ उन सहसंयोजक बंधों के टूटने से इलेक्ट्रॉन भी मुक्त होंगे। तो मान लेते हैं इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन भी। ठीक है, अब इस हिस्से में क्या होता है, इस हिस्से में बहुसंख्यक आवेशवाहक क्या होंगे हमारे पास, इलेक्ट्रॉन। भाई बहुसंख्यक आवेशवाहक क्या है, एन टाइप में इलेक्ट्रॉन। तो इस वाले हिस्से में हमारे पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, ये इलेक्ट्रॉन रहा, ये इलेक्ट्रॉन रहा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रहा, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, एक इसका इलेक्ट्रॉन। भाई सब जितने भी परमाणु हैं सब एक एक इलेक्ट्रॉन तो दान देंगे ही, एक एक्स्ट्रा है सबके पास, तो एक एक इलेक्ट्रॉन दान दे ही दिया सबने। अब क्या होगा कि तापमान बढ़ने से इसमें कुछ नए होल और इलेक्ट्रॉन और होल भी बनेंगे, उसकी वजह से भी इलेक्ट्रॉन होंगे। जैसे एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है इधर, इसमें भी एक दो होल एक्स्ट्रा बना देते हैं, ये एक होल ये एक्स्ट्रा रहा, तो इधर भी होल। अब इस इलेक्ट्रॉन के एक्स्ट्रा होने से क्या बना, इधर होल भी बनेंगे, दो तीन, कुछ दो तीन तो नहीं मतलब ज़्यादा ही बनते हैं। ठीक है, अब इससे क्या होगा, ये हमारी इस तरह से पीएन संधि बन गई, जिसमें क्या होते हैं, पी तरफ तो क्या होते हैं, जो हमारे बहुसंख्यक आवेशवाहक है वो क्या है, होल है। बहुसंख्यक इस साइड में बहुसंख्यक, ज़्यादा संख्या किसकी दिख रही है, इस साइड में ज़्यादा संख्या लाल पेन की दिख रही है, तो बहुसंख्यक आवेशवाहक होल हुए। इस साइड में ज़्यादा हमें कौन दिख रहा है, इस साइड में नीले नीले दिख रहे हैं, तो इस साइड में बहुसंख्यक आवेशवाहक कौन हुए, हमारे इलेक्ट्रॉन हुए। अब क्या होता है, क्योंकि इधर इलेक्ट्रॉन की संख्या कमी है, इधर क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या की कमी है, और इधर होल कम है। एक तरफ होल ज़्यादा है, एक तरफ होल कम है, एक तरफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, एक तरफ इलेक्ट्रॉन कम है। तो एक प्रक्रिया या फिर एक चीज़ पढ़ते हैं हम शुरू में, मतलब 8वीं 9वीं क्लास में या 10वीं क्लास में, विसरण। ठीक है, अभी विसरण क्या होता है, विसरण होता है कि जब कोई पदार्थ या कोई गैस या फिर कोई तत्व उच्च सांद्रता से, हाई कंसंट्रेशन से, उच्च सांद्रता से अपनी लो कंसंट्रेशन, निम्न सांद्रता की ओर गति करता है। जैसे कि हम कहीं पे मान लो कि हमने अगरबत्ती जलाई कमरे में, अगरबत्ती जला के कमरे में हमने एक कोने में रख दी, तो यहाँ से उसकी खुशबू जो है, उसकी खुशबू की सांद्रता यहाँ पे ज़्यादा है, धुआं यहाँ ज़्यादा है, तो पूरे कमरे में सांद्रता कम है, तो ये सांद्रता पूरे कमरे में फैल जाती है, क्योंकि बाकी जगह कम है, तो ज़्यादा सांद्रता से कम सांद्रता की ओर क्या करेगी, इसकी खुशबू ट्रेवल करेगी या इसका धुआं ट्रेवल करेगा, जिससे वो जो खुशबू है इसकी पूरे कमरे में फैल जाती है। यानी कि ये किससे फैली, विसरण से। ऐसे क्या होता है, जब भी हम कोई परफ्यूम वगैरह लगाते हैं तो परफ्यूम के जो गैस के कण होते हैं वो क्या होते हैं, पूरे कमरे में फैल जाते हैं और खुशबू प्रदान करते हैं, वो भी विसरण की तरफ, विसरण के कारण ही होता है। तो असल में क्या होता है कि ज़्यादा सांद्रता, जहाँ पे भी सांद्रता में अंतर आया, तो अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जब किसी पदार्थ के कण या अणु या फिर गैस के कण गति करते हैं, तो इसे हम क्या बोलते हैं, विसरण। तो यहाँ पे भी विसरण प्रक्रिया होगी। अब विसरण यहाँ कौन दिखाएगा, भाई जहाँ सांद्रता ज़्यादा है वहाँ से कम सांद्रता की ओर अगर कोई पदार्थ गति करेंगे या फिर कोई तत्व गति करेंगे या फिर कोई कण गति करेंगे, तो उसे हम क्या बोलते हैं, विसरण बोलते हैं। अब क्या होगा, भाई इधर होल ज़्यादा है तो इधर होल की सांद्रता ज़्यादा है, इधर होल की सांद्रता ज़्यादा होने से ये क्या करेंगे, कम सांद्रता की ओर गति करेंगे, तो इधर जो होल है वो इधर गति करने लगेंगे। होल की गति किधर होगी, इधर, होल सारे इधर गति कर रहे हैं, अब होल इधर गति करेंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है वो इसकी संख्या इधर ज़्यादा है,
इलेक्ट्रॉन इधर संख्या ज़्यादा है तो वो जहाँ कम संख्या है उधर गति करेंगे। इलेक्ट्रॉन उल्टी दिशा में गति कर रहे हैं भाई, चलने तो इधर गति करने तो अपने क्या जा रहा है। अब हमने धारा के बारे में तो पढ़ा है बचपन में क्या मतलब 3rd चैप्टर में पढ़ा था कि धारा कैसे होती है, कि इलेक्ट्रॉन की उल्टी दिशा में धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं तो धारा हमारी किधर बहेगी, इधर। तो इस प्रकार इलेक्ट्रॉन या फिर आवेश वाहकों के विसरण से, अब यहाँ क्या कर रहे हैं, आवेश वाहक विसरण कर रहे हैं, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जा रहे हैं। तो विसरण के कारण क्या हो रही है, एक धारा उत्पन्न हो रही है। इस धारा को हम बोलते हैं विसरण धारा। कौन सी धारा, विसरण धारा। और ये क्यों उत्पन्न हो रही है, बहुसंख्यक आवेश वाहकों की गति के कारण। बहुसंख्यक आवेश वाहकों की गति के कारण। जो बहुसंख्यक आवेश वाहक, इस हिस्से में तो इलेक्ट्रॉन है और इस हिस्से में होल है, तो इधर से होल उधर गति कर रहे हैं, उधर से इलेक्ट्रॉन इधर गति कर रहे हैं। अब क्या होगा कि जब होल इधर गति करेंगे और इलेक्ट्रॉन इधर गति करेंगे, उससे एक धारा उत्पन्न होगी। उस धारा को हम क्या बोल रहे हैं, विसरण धारा। तो जब भी कोई क्वेश्चन पूछे कि विसरण धारा किसके कारण उत्पन्न होती है, तो उसका आंसर क्या होगा, उसका कारण होगा कि उसका अपने बहुसंख्यक आवेश वाहकों की गति के कारण जो धारा उत्पन्न होती है उसे हम विसरण धारा बोलते हैं। ठीक है, हो गया इतना। अब इस विसरण धारा के कारण क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन इधर आने लगेगा, जब इलेक्ट्रॉन इधर आएगा तो यहाँ पे इसको क्या दिखेगी, खाली जगह दिखेगी। इलेक्ट्रॉन जब इधर आया तो उसको खाली जगह दिखेगी। अब खाली जगह क्या बताती है, इलेक्ट्रॉन की कमी बता रही है। तो ये इलेक्ट्रॉन आके और यहाँ भर जाएगा, यानी कि इसने ये जगह जो है वो फिल कर दी। ये वाला इलेक्ट्रॉन आया तो इसने ये वाली जगह फिल कर दी, ये वाला इलेक्ट्रॉन आया ये वाली जगह फिल कर दी। तो क्या होता है, जो संधि है, ये जो हमारा जंक्शन है, इसके आसपास के जितने भी आयन होते हैं वो आयन क्या करते हैं, वहाँ इलेक्ट्रॉन और अपने होल जो है, इलेक्ट्रॉन और होल आपस में मिलकर क्या करते हैं, डिफ्यूज़ हो जाते हैं एक दूसरे में। डिफ्यूज होने से क्या होता है कि जो हमारी परत की जो संधि है उसके पास में क्या होते हैं, आवेशों की कमी हो जाती है। भाई आवेश की कमी हो गई, इलेक्ट्रॉन भी और होल, इलेक्ट्रॉन और होल जो है आपस में मिलके क्या उनके न्यूट्रल हो गए। इलेक्ट्रॉन होल आपस में मिलके क्या हो गए, न्यूट्रल हो गए। इलेक्ट्रॉन होल आपस में मिलके न्यूट्रल हो गए। तो जो संधि के पास वाली जगह है वहाँ पे क्या हो जाती है, मुक्त इलेक्ट्रॉन की कमी। क्या हो जाती है, मुक्त इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है। इस मुक्त इलेक्ट्रॉन की कमी से एक परत का निर्माण होता है। ये जो परत है, इस परत का निर्माण होता है। ये परत कहलाती है हमारी अवक्षय परत। कौन सी परत, अवक्षय परत। इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं डिप्लेशन लेयर। ठीक है, डिप्लेशन लेयर बोलते हैं। अब इस डिप्लेशन लेयर में क्या होता है, अब यहाँ पे क्या हुआ डिप्लेशन लेयर में ऐसा, अब डिप्लेशन लेयर में एक तरफ तो धन आयन बन गया, एक तरफ भाई इस तरफ तो पॉजिटिव है, इस तरफ नेगेटिव है। भाई बाकी तो उसके अलावा आवेश ही नहीं है ना हमारे पास। भाई इलेक्ट्रॉन और होल मिलके तो उदासीन हो गए, इलेक्ट्रॉन और होल मिलके क्या हो गए, हमारे उदासीन हो गए। तो ये तो हट गए यहाँ से, इलेक्ट्रॉन और होल तो उदासीन हो गए। अब बाकी जगह तो है हमारे पास इलेक्ट्रॉन और होल, मतलब इलेक्ट्रॉन और होल इधर से इधर जा रहे हैं और यहाँ पे आके एक दूसरे को उदासीन कर रहे हैं, यहाँ पे आके एक दूसरे को उदासीन कर रहे हैं। तो बीच वाला जो हिस्सा है वहाँ पे क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, फिर मुक्त आवेश वाहकों की कमी हो जाती है, जिससे वो वाली इलाका जो है वहाँ पर कमी हो जाती है, अवक्षय हो जाता है। इसलिए उस परत को हम क्या बोलते हैं, अवक्षय परत। यहाँ पे डिप्लेशन हो जाता है आवेश वाहकों का, इस वजह से ये परत क्या कहलाती है, हमारी अवक्षय परत कहलाती है। और यहाँ पर हमारे पास क्या बचता है, सिर्फ धनायन, धनायन धनायन परमाणु और ऋणायन परमाणु। पॉजिटिव आयन हमारे पास और नेगेटिव आयन बचता है। अब हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि प्लस से माइनस की तरफ एक विद्युत क्षेत्र का निर्माण होता है। तो यहाँ पे एक विद्युत क्षेत्र बनने लग जाता है। ये जो विद्युत क्षेत्र होता है इसकी दिशा होगी हमारी एन से पी की तरफ, यानी कि ई इंटरनल। इसकी दिशा क्या होगी, एन से पी की तरफ। एन से पी की तरफ क्या होता है, एक विद्युत क्षेत्र का निर्माण हो जाता है। ये जो विद्युत क्षेत्र है, अब इस विद्युत क्षेत्र के कारण क्या होता है, भाई ये विद्युत क्षेत्र बना। अब इस विद्युत क्षेत्र के कारण क्या होता है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है, भाई इलेक्ट्रॉन जैसे मान लो विद्युत क्षेत्र हमारा ऐसा है, ये ई है, मान लो हमने यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन रखा, तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, विद्युत क्षेत्र की उल्टी दिशा में गति करने लगता है, क्योंकि इधर प्लस है और इधर माइनस है। तो इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ आकर्षित होगा, प्लस की तरफ आकर्षित होगा। वैसे ही यहाँ पे क्या है, ये जो इलेक्ट्रॉन है कम इलेक्ट्रॉन है। हमने क्या बोला कि बहुसंख्यक आवेश वाहकों के कारण तो कौन सी धारा उत्पन्न हो गई, विसरण धारा। अब विसरण धारा की वजह से क्या हुआ, अवक्षय परत का निर्माण हुआ। इस अवक्षय परत के कारण एक
जो अवक्षय परत का एक सिरा है वो तो प्लस की तरह व्यवहार करने लग गया, एक सिरा माइनस की तरह व्यवहार करने लग गया। तो अब हमारे जो कम आयन है, कम जो इलेक्ट्रॉन है हमारे पास इस वाले हिस्से में, पी वाले हिस्से में इलेक्ट्रॉन तो है लेकिन क्या है, कम है, अल्पसंख्यक आवेशवाहक क्या है, इलेक्ट्रॉन है। अब ये इलेक्ट्रॉन कहाँ गति करने लगेंगे, प्लस की ओर जाने लगेंगे। उसी तरह से जो माइनस है उसकी ओर तरफ कौन आने लगेगा, ये जो कम होल है, आवेश होलों की संख्या जो कम है, ये गति करने लगेंगे। इस तरह से जब ये अल्पसंख्यक आवेशवाहक गति करते हैं, इनके कारण जो धारा उत्पन्न होती है उसे हम बोलते हैं अपवहन धारा। कौन सी धारा, अपवहन धारा। और ये क्यों उत्पन्न होती है, ये उत्पन्न होती है अल्पसंख्यक आवेशवाहकों की गति के कारण। ठीक है, यानी कि एक तरफ कौन सी धारा उत्पन्न हुई हमारी, पहले इधर से इधर, इधर से इधर हमारी विसरण धारा उत्पन्न हो रही थी, और इधर से इधर अब हमारी कौन सी धारा उत्पन्न हो गई, अपनी ये अपवहन धारा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट करंट। एक तरफ तो हमारी विसरण करंट है, एक तरफ हमारी ड्रिफ्ट करंट है। अब क्या होता है कि ये जो विद्युत क्षेत्र बना रास्ते में, विद्युत क्षेत्र है, इसे हम बोलते हैं रोधिका विद्युत क्षेत्र, क्योंकि ये क्या करता है, रोकता है। भाई इधर से जो बहुसंख्यक आवेशवाहक जा रहे थे उनकी गति को रोक रहा है, इसलिए ये जो विद्युत क्षेत्र बना हमारा, इसे हम बोलते हैं रोधिका विद्युत क्षेत्र, रोधिका विद्युत क्षेत्र। और इस विद्युत क्षेत्र के कारण जो विभवांतर उत्पन्न हुआ उसे हम बोलते हैं विभव रोधिका। क्या बोलते हैं, विभव रोधिका। अभी जो विभव रोधिका है ये सिलिकॉन के लिए अलग होता है, जर्मेनियम के लिए अलग होता है। जैसे सिलिकॉन के लिए 0.7 होता है, जर्मेनियम के 0.3 वोल्ट होता है। ठीक है, तो ये जो विद्युत क्षेत्र क्या करता है, हमारा विद्युत क्षेत्र बहुसंख्यक आवेशवाहकों की गति को रोकता है, जिससे जिससे हमारी अपवाह धारा उत्पन्न होती है, पहले हमारी विसरण धारा उत्पन्न होती है। तो असल में अभी तक हमने क्या पढ़ा, अभी तक हमने एक बार शुरू से दोबारा से इसको पढ़ते हैं कि पीएन संधि का निर्माण होता है किस तरह से। इसके मैं नोट्स अलग से बना के भेज दूंगा, या मतलब नोट्स इस वीडियो से मत बनाना, मैं अलग से पीडीएफ बना के भेज दूंगा, उसमें से देख के लिख लेना नोट्स इस वाले टॉपिक के, पीएन जंक्शन का निर्माण का, क्योंकि इस वीडियो से सिर्फ तुम्हें समझाने के लिए वीडियो बना रहा हूँ, नोट्स अलग से भेज दूंगा। तो दोबारा से देखते हैं एक बार हमने क्या पढ़ा इसमें। कल फिर जो दोबारा वीडियो बनाएंगे तो उसमें पहले एक बार हम पीएन जंक्शन का निर्माण पढ़ लेंगे, तो ताकि अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। तो एक तरफ पी है और एक तरफ एन है। पी में क्या होते हैं, पी में ऋणावेश होते हैं हमारे पास, और एन में क्या होते हैं, धनावेश होते हैं। अब तुम सोचोगे सर एन है तो नेगेटिव होना चाहिए, वो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन के लिए आता है, न कि आयनों के लिए। अब प्लस है तो इन्होंने क्या कर दिया, सबने अपने अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, इनके इलेक्ट्रॉन निकल गए भाई बाहर। इन्होंने इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, डोनेशन कर दिया, यानी कि इनको क्या बोलते हैं हम, डोनर एटम बोलते हैं। और इधर क्या है, इधर माइनस है, इन्होंने होल अपने अंदर से निकाल दिए। ठीक है, तो ये होल बन गए, यानी कि ये पॉजिटिव है। लेकिन इन होल के साथ में इधर नेगेटिव में भी कुछ होल होते हैं जिनकी संख्या कम होती है, और इधर होल के साथ में कुछ इलेक्ट्रॉन होते हैं जिनकी संख्या कम होती है। यानी कि एक तो हमारे पास बहुसंख्यक आवेशवाहक और एक है हमारे पास अल्पसंख्यक। बहुसंख्यक यानी कि जिनकी संख्या ज़्यादा है, अल्पसंख्यक यानी कि जिनकी संख्या कम है। अब क्या होता है कि यहाँ से विसरण प्रक्रिया द्वारा, विसरण का मतलब क्या होता है, जब कोई पदार्थ या कण या फिर कोई गैस के कण या मॉलिक्यूल उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करते हैं तो उसे हम बोलते हैं विसरण। तो यहाँ पर होल की सांद्रता ज़्यादा है, होल ज़्यादा है, इधर होल कम है, तो होल क्या करते हैं, अपनी गति करना स्टार्ट करते हैं, इधर से पी सिरे से एन सिरे की ओर जाना स्टार्ट करते हैं। यानी कि होल कहाँ जाना स्टार्ट कर रहे हैं, इस दिशा में। ठीक है, ऐसे लिख दूंगा तो ज़्यादा सही रहेगा। होल कहाँ जाने की स्टार्ट कर रहे हैं, पी से एन, यानी कि इधर पी है और इधर एन है, और होल कहाँ जा रहे हैं हमारे, पी से एन। और वहीं जो इलेक्ट्रॉन है हमारे, इलेक्ट्रॉन कहाँ आने की कोशिश कर रहे हैं, वो उल्टी दिशा में आने की कोशिश कर रहे हैं, वो एन से पी। तो इलेक्ट्रॉन जो है हमारा एन से पी में आने की कोशिश कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन एन से पी में आने की कोशिश कर रहे हैं। जिससे क्या होगा, जिससे हमारी एक धारा उत्पन्न होगी, इसे हम बोलते हैं विसरण धारा। कौन सी धारा उत्पन्न होगी, विसरण धारा। लेकिन संधि वाले जगह पर, संधि के आसपास वाला जो क्षेत्र होता है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और होल आपस में मिलके डिफ्यूज हो जाते हैं। इस डिफ्यूज होने की वजह से डिफ्यूजन करंट, मतलब डिफ्यूजन करंट ही बोलते हैं वैसे तो उसको, मतलब विसरण को ही इंग्लिश में डिफ्यूजन बोलते हैं। तो ये क्या हो जाते हैं, विसरित हो जाते हैं और आपस में आके मिल जाते हैं एक दूसरे में, और इलेक्ट्रॉन होल की क्या हो जाती है, इस वाले इलाके में कमी हो जाती है। जो संधि के पास वाला इलाका है उसमें इलेक्ट्रॉन होल की कमी होने लगती है, यानी कि बहुसंख्यक आवेशवाहक जो हैं उनकी क्या होने लगती है, कमी। बहुसंख्यक आवेशवाहकों की कमी होने से यानी कि ये खत्म हो गए इलेक्ट्रॉन होल,
इलेक्ट्रॉन होल खत्म हो गए, तो बचे क्या, केवल माइनस धन आयन और ऋणायन ही बचते हैं। धन आयन, इधर ऋणायन। अब ये धन आयन क्या करता है, क्योंकि इधर क्या है पूरे भाई धन आयन होंगे, तो उसकी वजह से क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन इधर गति करने लगता है, और इधर क्या है पूरे ऋणायन है, तो उसकी वजह से ये जो धन आयन है ये इधर गति करने लगता है। इससे हमारी दूसरी धारा उत्पन्न होती है जिसे हम बोलते हैं अपवहन धारा या फिर अपवाह धारा। ठीक है, अब ये जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ, प्लस से माइनस की तरफ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, इसे हम बोलते हैं रोधिका विद्युत क्षेत्र, और जो विभवांतर उत्पन्न हुआ उसे हम बोलते हैं विभव रोधिका। ठीक है, अभी तक इतना पढ़ा हमने। अब क्या होता है कि थोड़ी देर बाद, मतलब जैसे हमने संधि बनाई, संधि बनाते ही जैसे इधर पी टाइप की अशुद्धि मिलाई, एन टाइप की अशुद्धि मिलाई, मिलाते ही कुछ देर तक ये प्रक्रिया होती है, और प्रक्रिया होने के बाद में साम्यावस्था में आ जाती है। साम्यावस्था में क्या होता है, ये प्रक्रिया रुक जाती है, और इस प्रक्रिया के रुकने से जो हमारी विसरण धारा है, विसरण धारा और अपवहन धारा दोनों का मान बराबर हो जाता है, और इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं होती, और एक रोधिका विभव का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, रोधिका विभव का, जिसकी दिशा कहाँ से कहाँ तक, पी से एन की तरफ दिशा होती है विद्युत क्षेत्र की, उस विभव रोधिका की। ठीक है, ये हमने अभी तक पढ़ा। और जो अर्धचालक डायोड, अब हम क्या पढ़ेंगे कल, अर्धचालक जो डायोड होते हैं वो कैसे काम करते हैं। मतलब अब इसमें हम बैटरी जोड़ेंगे, बैटरी से एक तरफ प्लस सिरा जोड़ेंगे, एक तरफ माइनस सिरा जोड़ेंगे, तो इसको जोड़ने के दो तरीके हो जाएंगे। अगर पी टाइप वाले को पॉजिटिव से जोड़ें तो अलग 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 तरीके से काम करेगा, और पी टाइप वाले को अगर नेगेटिव से जोड़ें तो अलग तरीके से काम करेगा। तो इस आधार पर इसमें दो तरह की बाइसिंग होगी, एक फॉरवर्ड बाइसिंग होगी और एक रिवर्स बाइसिंग होगी, यानी कि अग्रदिशिक बाइसिंग या फिर अग्रदिशिक बायस, और फिर रिवर्स बायस को इंग्लिश में बोलते हैं पश्च दिशिक बायस। इस तरह की बाइसिंग पढ़ेंगे। और जैसे हम पढ़ते हैं कि बैटरी को हम इस निशान से दिखाते हैं, या फिर प्रतिरोध को प्रतीक चिन्ह इस तरह से होता है किसी भी सर्किट में, कैपेसिटर का सर्किट में इस तरह से दिखाते हैं, या फिर प्रेरक कुंडली को इस तरह से दिखाते हैं। तो जो हमारा पीएन संधि है उसका जो प्रतीक चिन्ह होता है वो इस तरह से होता है, जिसमें जो त्रिभुज होता है ये तो पी भाग को दिखाता है, और ये जो एक लंबी सी डंडी होती है इसको हम एन भाग बोलते हैं। इस प्रकार से इसका प्रतीक चिन्ह होता है। आगे हम रिवर्स बाइसिंग और फॉरवर्ड बाइसिंग पढ़ेंगे, और नोट्स में भेज दूंगा। बाकी समझ में नहीं आया तो ग्रुप में बता देना, कल फिर अच्छे से समझा दूंगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही।